कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, सीएवी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके भूगोल अध्याय 3 में अपवाह में दीर्घोत्तरी प्रश्नों की चर्चा पहले भी कर चुके थे और बचे हुए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है, औद्योगिक अपशिष्टों को जलाशयों में फेंकने पर प्रतिबंध लगाया जाए। कहने का मतलब, कोई भी औद्योगिक अपशिष्ट हो तो वह जलाशयों में न फेंका जाए, बल्कि उसे नष्ट कर दिया जाए या जला दिया जाए। फिर दूसरा है, लोगदे कागज, चीनी, चमड़ा, रासायनिक उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को स्वच्छ जल स्रोतों में न डाला जाए, बल्कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार करके उनका पुनर्चक्रण किया जाए। फिर तीसरा है, घरेलू अपमार्जकों जैसे विम हुआ, साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ आदि को स्वच्छ जल स्रोतों में विसर्जित करने पर प्रतिबंध होना चाहिए। फिर चौथा है, नगरों के सीवर को जल स्रोतों में न डालकर उसे एकत्रित करके जैविक खाद में परिवर्तित किया जाए। फिर पांचवा है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व कवकनाशकों आदि का उपयोग करने के बाद उनमें इस प्रकार सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे जल स्रोतों या जल खेतों की मेड़ों से बाहर ना जाने पावे। तो इस तरह से जल प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय हैं। फिर इसमें एक लास्ट में है कि तेल वाहक टैंकरों का निर्माण ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार उनसे तेल का रिसाव न होने पाए, जिससे सागरीय जल प्रदूषित होने से बचाया जा सके। फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख झीलों के विषय में विवरण दें तथा उनके कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। तो भारत के प्रमुख झीलों जम्मू और कश्मीर में डल झील, वूलर झील और नागिन झील आदि झीलें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वूलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। फिर दूसरा है, भीमताल, नैनीताल आदि कुछ उत्तराखंड की मीठे पानी की झीलें हैं। फिर तीसरा है, राजस्थान में साभर झील सबसे बड़ी झील है और यह नमकीन पानी की झील मानी जाती है। इसके पानी से नमक बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। फिर आगे है चौथा, उड़ीसा में चिल्का झील भी भारत की विशाल झीलों में से
एक है। इसे देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। फिर पांचवा है, केरल में समुद्री पानी से अनेक लंबी लंबी झीलें बन जाती हैं, जिसे लैगून कहते हैं। इनका दृश्य भी सुंदर होता है। इनमें चलने वाली नौका दौड़ अत्यंत लोकप्रिय होती है। फिर छठवां है, मणिपुर राज्य में एक बड़ी झील स्थित है, जिसके पानी से बिजली भी तैयार की जाती है। इस झील का नाम लोकताक झील है। फिर सातवां है, चंडीगढ़ के निकट सुखना झील भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें पर्यटक किश्ती चलाकर या मछलियां पकड़कर मनोरंजन करते हैं। फिर आठवां है, दिल्ली में नजफगढ़ झील भी महत्वपूर्ण झील है। फिर नौवां है, हरियाणा में बड़कल झील पर्यटकों के लिए अपना विशेष आकर्षण रखती है। तो ये रहा जो है झीलों के बारे में। फिर आगे झीलों का अपना एक आर्थिक महत्व होता है। तो निसंदेह झीलें जल निकास में काफी उपयोगी सिद्ध होती। वे प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती हैं और पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती भी। ये झीलें मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। सर्द ऋतु में साइबेरिया जैसे सुदूर स्थानों से भी पक्षी इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। सांभर झील जैसी कुछ नमकीन पानी की झीलें तो अपना विशेष आर्थिक महत्व रखते हैं। उनके पानी से नमक भी तैयार किया जाता है। फिर आगे अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के जल प्रवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार का जल प्रवाह तंत्र पूर्वगामी है, जो बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती इनके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से मिलती है। ये दोनों नदियां लंबी एवं सकरी घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। वास्तव में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य ये नदियां दरार घाटियों में बहती हुई सकरे ज्वार नद मुख का द्वारा अरब सागर में जा मिलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दामोदर, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी आदि मुख्य नदियां हैं। ये सभी नदियां उच्च पठारी भागों से निकलती हैं। तो ये रहा प्रायद्वीपीय पठार के जल प्रवाह तंत्र का विवरण। आगे गंगा नदी तंत्र का वर्णन। गंगा भारत की प्रसिद्ध एवं धार्मिक नदी है, जो हिमालय की गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलती है। इस नदी की मैदानी यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होती है।
प्रयाग इलाहाबाद में यमुना व अदृश्य सरस्वती, जो कभी नहीं दिखाई पड़ती, नदियां इसमें आकर मिलती हैं। गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है, जिसमें यह 2415 किलोमीटर की यात्रा भारत में पूरी करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, घाघरा, घाघमती, महानंदा, गोमती, गंडक, जलांगी, भैरव, कोसी, टोंस, केन, बेतवा तथा चंबल आदि हैं। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये आपका रहा गंगा नदी तंत्र का विवरण। फिर आगे सिंधु नदी द्रोणी का वर्णन कीजिए। तो सिंधु नदी द्रोणी, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। इसकी मुख्य सहायक नदियां सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब एवं रावी। यह नंगा पर्वत के निकट गहरा मोड़ बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। शुष्क सिंध प्रदेश में प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में यह नदी मात्र 709 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 1.18 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंध की सहायक नदियों में सतलज नदी भारत में सबसे अधिक जल प्रदान करती है। सतलज नदी कैलाश पर्वत से निकलकर लगभग 1440 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होती हुई सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर आगे ब्रह्मपुत्र नदी क्रम पर प्रकाश डालिए। अब ब्रह्मपुत्र नदी क्रम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी दक्षिणी तिब्बत में बहती हुई पूर्वी हिमालय के नामचा बरुआ शिखर के समीप अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे दिहांग कहा जाता है। दिबांग तथा लोहित इसकी सहायक नदियां हैं, जो विपरीत दिशाओं से आकर इसमें मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी अपनी बाढ़ तथा प्रवाह मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है। इसकी बाढ़ से प्रतिवर्ष धन जन की बहुत अधिक हानि होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र
डेल्टा की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है एक त्रिकोण भूमिखंड जो नदी के मुहाने पर भूमि कणों के इकट्ठा हो जाने से बन जाता है, उसे डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। एक त्रिकोण भूमि खंड जो नदी के मुहाने पर भूमि कणों के इकट्ठा हो जाने से बन जाता है, उसे डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की 4 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर दूसरा, अधिक मात्रा में जल सुलभ होने के अलावा यह सबसे उपजाऊ भी है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलने के पश्चात बहुत मंद पड़ जाती है और ढाल कम होने के कारण इसकी धारा के मध्य जलोढ़ मृदा के अनेक द्वीप बन जाते हैं। इन अवरोधों को पार करते समय यह और अधिक धाराओं में बढ़ जाती है। यह कार्य निरंतर चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा का आकार बढ़ता रहता है। इस डेल्टा का निचला भाग दलदल बनकर रह गया है, क्योंकि ज्वार भाटे के समय समुद्र का जल नदी के जल के साथ निरंतर मिलता रहता है। फिर आगे सहायक नदी तथा जल वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहायक नदी एक छोटी नदी या नाला होती है जो मुख्य नदी से मिल जाती है तो सहायक नदी कहलाती है, जबकि जल वितरिका नदी की कई छोटी छोटी नदियों में विभक्त हो जाती है तो इन्हें जल वितरिका कहते हैं। सहायक नदियों का निर्माण नदी के ऊपरी या मध्य मार्ग में होता है। इनका जल वितरिका का निर्माण नदी के निचले मार्ग में होता है। सहायक नदी यमुना गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी गंगा के जल का वितरण भिन्न भिन्न शाखाओं में हो जाता है। फिर सहायक नदी के मिलने के मुख्य मार्ग में जल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर जल वितरिका के कारण मुख्य धारा में जल की मात्रा कम हो जाती है। तो ये आपका रहा सहायक नदी और जल वितरिका में अंतर। फिर आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय महाद्वीप की 3 नदियों के नाम लिखिए जो भारत के बाहर हिमालय से निकलती है। हिमालय को पार करते समय इन नदियों ने किन किन विशेष प्राकृतिक भूखंडों का निर्माण किया है। तो इन नदियों के स्रोत क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है भारतीय महाद्वीपों की 3 नदियों के नाम जो भारत के बाहर हिमालय से निकलती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 नदियों के नाम इस प्रकार हैं जो भारत के बाहर स्थित
हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। पहला है सिंधु, दूसरा है सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। हिमालय को पार करते समय इन नदियों ने किन किन विशेष प्राकृतिक भूखंडों का निर्माण किया है? तो हिमालय को पार करते समय इन नदियों ने महाखड्डों या कैनियन और यू आकार की घाटियों को जन्म दिया। फिर इन नदियों के स्रोत क्षेत्रों के नाम लिखे। तो ये नदियां तिब्बत में स्थित कैलाश और मानसरोवर के निकट स्थित स्रोतों से निकलती है। फिर आगे झील किसे कहते हैं, इनके निर्माण को समझाइए। झील एक जलाशय है जो भूतल के गहरे विस्तृत खड्डों में जल भर जाने पर बनती है तथा चारों ओर स्थल से घिरे होती है। झीलों का निर्माण अनेक प्रकार से होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में झीलों का निर्माण हिमानियों द्वारा होता है। ये हिमानियाँ जब किसी पूर्व द्रोणी में प्रवेश कर जाती हैं तथा ताप बढ़ने पर यह हिम पिघलने लगता है तो जलाशय या झील के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी घाटियों में बड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो जल के एकत्र होने से वह झील के रूप में बदल जाती है। कुछ झीलों का निर्माण ज्वालामुखी, भूकंप तथा भूस्खलन के परिणाम स्वरूप भी होता है। कई बार मनुष्य भी अपने घरों के पास कृत्रिम झीलों का निर्माण करते हैं। जैसे चंडीगढ़ के पास सुखना झील इसी प्रकार का उदाहरण है। फिर आगे अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। पहला है, हिमालय से निकलने वाली नदियां नदियों में हमेशा जल भरा रहता है तथा वर्षा ऋतु में इनमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है। दूसरा है, मैदानी भागों में ये नदियां काप मिट्टी का संचयन करती हैं जिससे इनके द्वारा निर्मित मैदान उपजाऊ बने रहते हैं। तीसरा है, हिमालय से निकली नदियां सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी है। फिर चौथा है, हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। फिर अगला प्रश्न है, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों के मार्ग सीधे तथा रेखिक क्यों हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन भूखंड तथा कठोर चट्टानों से युक्त उच्चावचीय भाग है, यानी ऊपर और नीचे का भाग है। इस भाग की अधिकांश नदियों के मार्ग सीधे एवं रेखिक हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं। इनमें वर्ष भर जल न रहने के कारण अपरदन क्रिया न्यूनतम होती है, इसीलिए मोड़दार मार्गों का निर्माण नहीं होता है। फिर दूसरा है, मंद ढाल के कारण इनमें अपरदन कार्य न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है
के कठोर शैलों की तली के कारण इस भाग में गाद एवं बालू की कमी रहती है, इसीलिए नदियां विसर्प नहीं बनाती। फिर आगे है, इसलिए उपर्युक्त कारणों से प्रायद्वीपीय नदियों के मार्ग सीधे एवं रेखिक। फिर आगे डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के निचले मार्ग, घाटी के तल का ढाल नाम मात्र का होता है। अतः नदी अपने साथ बहा कर लाई गई अवसाद को ढोने में असमर्थ रहती है तथा उसका निक्षेपण करना आरंभ कर देती है, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः यहाँ नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। इनका जल वृक्षों की जड़ों की भांति अनेक शाखाओं से होकर बहने लगता है। इस प्रकार समुद्री मुहाने पर मिट्टी तथा बालू के महीन कणों से त्रिभुजाकार रूप में निर्मित अवसाद डेल्टा कहलाता है। वास्तव में डेल्टा कांप मिट्टी का विशाल निक्षेप होता है, जिसकी आकृति विशाल पंखे की भांति होती है। विश्व में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील नदियों के डेल्टा विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर आगे डेल्टा एवं ज्वार नद मुख में अंतर बताइए। डेल्टा नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। यानी नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के मुहाने पर नदी त्रिभुजाकार आकृति को बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं, जबकि ज्वार नदमुख में नदी मुहाने पर बनी सकरी व गहरी घाटी को ज्वार नदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। डेल्टा बहुत ही समतल और उपजाऊ मैदान है। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियों का मार्ग गहरा और सकरा होने के कारण अवसादों का जमाव नहीं होता, इसलिए ये नदियां मैदानों का निर्माण नहीं करती। फिर डेल्टा में, डेल्टा क्षेत्र में नदी कई उप नदियों या जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती। ज्वार नदमुख में इसमें मुख्य नदी उप नदियों या जल वितरिकाओं में विभाजित नहीं होती। फिर डेल्टा वाले क्षेत्रों में कृत्रिम जल पत्तन होते हैं, जबकि ज्वार नदमुख वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक जल पत्तन के लिए अधिक उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियां डेल्टा बनाती हैं। फिर ज्वार नदमुख, भारत में नर्मदा व ताप्ती नदियां ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो ये है आपका दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न रहा। यह समाप्त हो गया। कल हम अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा आप लोगों से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।